नेक्स्ट है इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अटेंड 19th नेम समिट इन युगांडा। तो एक तो नेम समिट समझेंगे हम क्या चीज होती है, युगांडा के बारे में समझेंगे। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। उससे पहले नीचे हमने रवांडा किया था काफी डिटेल में, तो जस्ट उससे ऊपर ही है युगांडा कंट्री। ठीक है, ये कौन सी वाटर बॉडी है? लेक विक्टोरिया, हमने किया था लास्ट क्लास में, इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक है, और ये लेक तंगनिका, लेक तंगनिका, ये भी हमने लास्ट क्लास में की थी। और ये लेक विक्टोरिया कौन सी रिवर का सोर्स था? ब्लू नाइल। ठीक है, तो उसके ऊपर है युगांडा। अगेन लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री वो होती हैं जो किसी भी डायरेक्ट ओपन सी से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक तो पॉइंट इसके बारे में यही लिख लेना, युगांडा इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री। कैपिटल है कंपाला, जहां पे नेम समिट हुआ है। तो नेम समिट, नेम का मतलब है नॉन अलाइन मूवमेंट। तो नेम समिट 2024 का कंपाला में हुआ है। युगांडा की कैपिटल है और युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। तो इसके साइड में जियोग्राफिकली और देखते हैं, इसके साइड में कंट्री है केन्या। ठीक है, केन्या जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करती है इंडियन ओशन के साथ। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ नैरोबी। नैरोबी इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी। नैरोबी केन्या में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। जो यूएन का, यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है, उसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, नैरोबी केन्या में यूएनईपी का। यूएनईपी की एक रिपोर्ट के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, इमिशन गैप रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है इमिशन गैप रिपोर्ट। तो ये पूछा था कि इमिशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो इमिशन गैस रिपोर्ट यूएनईपी पब्लिश करता है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इज ए स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। हमने किया था, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन भी किए थे उसके। ठीक है, तो यूएनओ का स्पेशल एजेंसी है, इमिशन गैस रिपोर्ट देती है, इमिशन गैप रिपोर्ट, सॉरी। ठीक है, ये पब्लिक, इमिशन गैप का मतलब है कि जो कार्बन इमिशन हो रहा है, कितना किस कंट्री को करना चाहिए था और कितना किया है, उसमें क्या गैप है, तो वो इमिशन गैप के बारे में बताती है। तो ये जो गैप है इमिशन का, इमिशन मतलब एग्जिट करना गैसेज को, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं बेसिकली, उसके इमिशन में क्या गैप है, कितना गैप रहा, तो उसके बारे में रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट और इंडाइसिस में ना तो यूपीएससी और ना ही स्टेट पीसीएस बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, तो वो नॉर्मली जनरली ये पूछते हैं कि ये रिपोर्ट किसकी थी। ठीक है, एक आधा रिपोर्ट ऐसा है जिसके जो बहुत डिटेल में पूछा गया है, वो अभी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, अभी बंद हो गया, अभी आता ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक देता था पहले, उसके बारे में यूपीएससी ने डिटेल में 1-2 बार पूछा था, अदरवाइज डिटेल में नहीं पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो उनको पब्लिश करती हैं। तो जस्ट हमें इतना बताओ कि ये रिपोर्ट कौन सी एजेंसी की है। ठीक है, देन इस ज्योग्राफिकली अगर और देखें तो यहाँ पे एक कंट्री है इथोपिया, कई बार कवर कर लिया हमने इसको। हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मैंने बताया था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या 4 कंट्री हैं सीड नाम से, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। ठीक है, इथोपिया के अंदर 2 चीजें, एक तो मैंने देखो ये वाला पॉइंट दिख रहा है,
ये एक लेक का नाम बताया था, लेक ताना। यहां से ब्लू नाइल निकलती है। जो ब्लू नाइल का सोर्स मैंने बताया था इथोपिया में, वो यहाँ पे है। ब्लू निकलेगी, व्हाइट यहां से निकलेगी। इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। यूएनईपी रेज कर दूं, एडिस अबाबा। इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया। एडिस अबाबा में हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का। अफ्रीकन कंट्रीज की, अफ्रीका की 55 कंट्रीज का एक यूनियन है, ठीक है। तो उस अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, एक तरह का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया अफ्रीकन यूनियन। बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे। तो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर एडिस अबाबा में है, और एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया, ठीक है। और इथोपिया को हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पढ़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं नेम समिट की। नॉन अलाइन मूवमेंट, ये वाली लेक ताना, TANA। नॉन अलाइन मूवमेंट, ये बेसिकली इसका बैकग्राउंड तो हमने पहले भी पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाइपोलर वर्ल्ड था, या ये बोलो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था। बाइपोलर का मतलब है दो पोल हो गए थे वर्ल्ड में। एक पोल वो था जो कैपिटलिज्म को फेवर कर रहा था, जिसमें यूएसए और उसकी अलाइड कंट्रीज थी, और दूसरा पोल था यूएसएसआर का, जो यूएसएसआर और उसकी अलाइड कंट्रीज का, जो कम्युनिज्म की फिलॉसफी को फॉलो कर रहा था, यूएसएसआर एंड अलाइड कंट्रीज, ठीक है। बाद में हमने पढ़ा भी था, इन्होंने नेटो बनाया और इन्होंने क्या बनाया, वार्सो पैक्ट, ठीक है। तो कोई भी कंट्री या तो इसका हिस्सा थी या इसका हिस्सा थी, ठीक है। इन दोनों के बीच में 1950 से लेके 1991 तक एक वॉर चला, जिसका नाम हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर इसलिए था क्योंकि डायरेक्ट कोई अटैक नहीं हुआ, डायरेक्ट कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुई, लेकिन प्रोक्सी वॉर होते थे। मतलब प्रोक्सी वॉर का मतलब है हिडन वॉर एक दूसरे के अलाइड कंट्रीज पे, ठीक है। तो इस कोल्ड वॉर के टाइम पे या 1950s के टाइम पे बहुत सारी अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज कॉलोनाइजेशन पीरियड से बाहर आई थी, जिसमें से इंडिया भी एक था, ठीक है। तो अनकोलोनाइज्ड कंट्री ने, अनकोलोनाइज्ड मतलब जो कंट्री पे पहले किसी न किसी यूरोपियन पावर का रूल था, तो उन सब अनकोलोनाइज्ड कंट्रीज ने, नॉट सब मतलब मोस्ट ऑफ ने, मिलके एक कॉन्फ्रेंस की थी इंडोनेशिया में। अभी मैं पढ़ाऊंगा कौन सी, ठीक है। बंगडंग कॉन्फ्रेंस थी। एशिया और अफ्रीका की जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री थी उनकी, तो उन्होंने मिलके डिसाइड किया कि हम लोग ना तो यूएस वाले ब्लॉक में जाएंगे और ना ही यूएसएसआर वाले ब्लॉक में जाएंगे, हम नॉन अलाइन रहेंगे। मतलब ना यूएसए से अलाइन करेंगे और ना यूएसएसआर के साथ अलाइन करेंगे, तो हम नॉन अलाइन रहेंगे। तो वहां से नेम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें इंडिया एक बड़ी पावर थी, ठीक है। सो नॉन अलाइन मूवमेंट is a group of state that were not formally aligned with or against any major power block। ये जो मेजर पावर ब्लॉक की बात कर रहा है, तो यूएसए और यूएसएसआर दो पावर ब्लॉक थे, तो ये ना तो उनके साथ हुए ना ही उनके अगेंस्ट में हुए। तो कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने मिलके एक नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया, जिनमें से मेन जो की फाउंडर थे नॉन अलाइनमेंट ग्रुप के, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के लीडर जोसेफ ब्रोज टीटो, और इजिप्ट के लीडर गैम्बल
अब्दुल नासिर, ये 3 मेन लीडर थे जिनके नाम आपको याद रखने हैं, जो की फाउंडर थे नेम मूवमेंट के, नॉन अलाइन मूवमेंट के। इनमें से 2 कंट्री तो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया और इजिप्ट। यूगोस्लाविया एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। यूगोस्लाविया नाम की कोई कंट्री अभी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर ब्रेकडाउन हुआ, तो इस कंट्री के ये कंट्री भी ब्रेकडाउन हो गई और 4-5 यूरोपियन कंट्रीज में ब्रेकडाउन हो गई, जिनमें से हर्जिगोविना, ठीक है, स्लोवेनिया नाम, ठीक है, क्रोएशिया, ऐसी कई कंट्री है जिनमें ये ब्रेकडाउन हो गई थी, 5-6 कंट्रीज में, ठीक है। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप यूगोस्लाविया नाम की कोई कंट्री ढूंढोगे तो अभी मिलेगी नहीं आपको ये मैप पे, ठीक है। यूरोप में एक एपिनाइन पेनिनसुला है, पेनिनसुला क्या होता है, ठीक है, एपिनाइन पेनिनसुला है यूरोप में एक, ठीक है। तो जाके आप लोग चेक करना, मैं नहीं बता रहा कि एपिनाइन पेनिनसुला किसको बोलते हैं। एपिनाइन पेनिनसुला के बराबर में ये कंट्री हुआ करती थी यूगोस्लाविया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना कि ये एपिनाइन पेनिनसुला किसको बोलते हैं। इसके बराबर में ये कंट्री हुआ करती थी यूगोस्लाविया, अभी ये ब्रेकडाउन हो गई है, 4-5 छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज बन गई हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे इन लोगों ने मेनली फाउंड किया था नेम मूवमेंट को, नॉन अलाइन मूवमेंट को। अब नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे जिनको फॉलो किया गया। ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो नॉन अलाइन मूवमेंट ज्वाइन करने वाली कंट्रीज ने फॉलो किए। इनको जनरली पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंस, ठीक है। सॉवरेनिटी 2 वर्ड से मिलके बना है। शो का मतलब होता है सेल्फ और रिन का मतलब होता है रूल, ठीक है। दैट इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम मतलब हम पे खुद का रूल है, हम इंडिपेंडेंट है। तो इन कंट्रीज ने प्रिंसिपल्स फॉलो किए कि हम रिस्पेक्ट करेंगे सॉवरेनिटी की दूसरी कंट्रीज की, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और एक दूसरे की टेरिटरी की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द कंट्रीज, किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जो कि कोल्ड वॉर वाली जो 2 लोग हैं वो इनको फॉलो नहीं कर रहे थे, वो ये सारी चीजें कर रहे थे, इंटरफेरेंस भी कर रहे थे एक दूसरे की कंट्री की पॉलिटिक्स में, ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी नहीं मान रहे थे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, नॉन एग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर, इक्वल राइट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द पीपल। इन प्रिंसिपल्स को आप एक और नाम से भी जानते हैं, पंचशील, ठीक है। ये पंचशील के प्रिंसिपल हैं जो मेनली 2 बार न्यूज में थे। एक बार जब नेम मूवमेंट बना तब, और एक बार इंडिया और चाइना के बीच में जब पीस एस्टैब्लिश हुआ तो वहां पे भी पंचशील के प्रिंसिपल दिए गए थे, ठीक है। तो पंचशील के प्रिंसिपल बेसिकली इनका फाउंडर माना जाता है जवाहरलाल नेहरू को, कि ये जवाहरलाल नेहरू के प्रिंसिपल्स थे कि ये 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, तो इनको पंचशील प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है। जो ये नेम मूवमेंट हुई थी, इसकी फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस, मतलब इसके बनने से पहले की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेलेग्रेड में हुई थी, यूगोस्लाविया में 1961। पंचशील के प्रिंसिपल दिए थे 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को बाद में नेम के प्रिंसिपल्स बना लिया गया था। तो ये तो फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस थी। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस या फर्स्ट ऑफिशियल नेम समिट कहां हुई थी, तो वो बेलग्रेड में हुई थी, यूगोस्लाविया में 1961 में। लेकिन नेम जो बनने की बात स्टार्ट हुई थी वो बंगंग कॉन्फ्रेंस से हुई थी। इट वाज द कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। which decolonized in 1950s। तो 1950s में डीकोलोनाइज हुई एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज ने मिलके एक समिट की, ठीक है, एशियो अफ्रीकन समिट भी बोलते हैं इसको,
बंगडन में, इंडोनेशिया में, और वहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं जाएंगे। तो फिर बात चली कि क्या किया जाए, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक अलग से ब्लॉक बनाएंगे जो किसी के साथ भी अलाइन नहीं होगा। उस चीज को फुलफिल करते हुए उन्होंने पहली ऑफिशियल नेम सबमिट की बेलग्रेड में, ठीक है। और अभी नेम सबमिट कहां हुई है? कंपाला, ठीक है, युगांडा की जो कैपिटल है उसमें कंपाला में। क्लियर है? ये एक नॉन अलाइन मूवमेंट था जिसमें कोई भी कंट्री दो पावर ग्रुप के ना तो अलाइन होगी ना उनके अगेंस्ट में जाएगी, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। किसका हेडक्वार्टर है? एशियान का हेडक्वार्टर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशंस का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल में। और इंडोनेशिया अपनी कैपिटल चेंज कर रहा है। उसकी नई कैपिटल होगी न्यूसंतारा, ठीक है। पॉलिटिकल रीजंस होते हैं बहुत बार, या फिर ये तो इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज है इसका रीजन। तो क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज क्योंकि आर्किपेलागो है, आइलैंड ग्रुप है, तो वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इनको लग रहा है कि जकार्ता जो है वो कोस्टल सिटी है, तो उनको लग रहा है कि वाटर लेवल ऊपर राइज हो जाएगा तो काफी सिटी जो है पानी के अंडर में आ जाएगी। तो उससे पहले ही इन्होंने प्लान कर लिया कि हम चेंज करेंगे। डन। तो हमने नेम समिट पढ़ा, नेम समिट की रिसेंट मीटिंग, नेम समिट की पहली मीटिंग, नेम समिट क्या है, कौन से 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, ठीक है। बंडंग कॉन्फ्रेंस क्या थी, ठीक है, 1955 में हुई थी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, जकार्ता इज हेडक्वार्टर ऑफ एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशंस, उसका फुल फॉर्म। और अभी रिसेंटली जो फाउंडर्स नेम समिट के, ये 3 मेन फाउंडर थे, नेहरू, टीटो और नसीर, ठीक है। इनकी कंट्रीज भी याद रखना। और अभी फिलहाल समिट हुई है युगांडा में। डन, ओके। समिट में तो बैठ के डिस्कशन होता है कि भाई कैसे उस ग्रुपिंग को आगे लेके जाया जा सकता है, या आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि नेम समिट में क्या डिस्कस हुआ। नॉर्मली यही डिस्कस होता है कि भाई उस ग्रुपिंग का आज के टाइम पे क्या रेलिवेंस है, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम उसको सर्वाइव करने के लिए। पनामा कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। पनामा कैनाल शिप ट्रैफिक कट बाय 36% ड्यू टू ड्रॉट। अभी जो सरकार कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें वजह से इंडिया कोई बोल रहा है कि डिप्लोमेसी नहीं करते, एक चीज डिसाइड करते हैं, तो वो ये नॉन अलाइड मूवमेंट के साथ। तो वो समिट इसीलिए करते हैं ना कि वो बताते हैं कि ये ग्रुप अभी जिंदा है, मतलब सरवाइव कर रहा है, और हम लोग अभी भी नॉन अलाइन है, तो उसको रिसर्च करने की कोशिश करते हैं एक तरह से, ठीक है। पनामा कैनाल में ट्रैफिक कट हुआ है 36% ड्यू टू ड्रॉट। तो ये तो नहीं पूछेगा कि कितने परसेंट ट्रैफिक कट हुआ है ड्रॉट किस वजह से। पनामा कैनाल एक इंपॉर्टेंट सी रूट है, ठीक है। वर्ल्ड में 90 to 95% ट्रेड जो होता है वो सी रूट से होता है, और इसको मैनेज करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड में ट्रेड होता है सी रूट से 90 से 95%, उसको मैनेज करता है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये भी UNO की एक स्पेशल एजेंसी है।
स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएनओ, हेडक्वार्टर इन लंदन, यूके और ब्रिटेन, जो भी बोलो। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर सर वर्ल्ड का 95% ट्रेड सी रूट से होता है। नाउ तो दो तो इंफॉर्मेशन ये थी जो इंपॉर्टेंट है, इस पे यूपीएससी ने पूछा था, ट्रेड पे भी और आईएमए पे भी पूछा है। आईएमए पे तो पीसीएस भी बहुत सारी पूछ गई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, अब बात करते हैं पनामा कैनाल की। पनामा कैनाल, पहले तो लोकेशन देख लेते हैं कहां पे है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 3 ही कंट्री हैं, सबसे ऊपर कनाडा, उसके बाद यूएसए और फिर मैक्सिको। उसके बाद यहां पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनको बोलते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में एक कंट्री है पनामा। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी बोल रहे हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो यहां पे एक कंट्री है पनामा। पनामा के अंदर एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई थी। आर्टिफिशियल कैनाल इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इधर है पैसिफिक ओशन, इधर है अटलांटिक ओशन। अगर इनमें ट्रेड करना हो तो यहां नीचे से आना पड़ता है, तो बहुत लंबा रास्ता था। ठीक है, तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए यहां पे एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई। तो पनामा कैनाल के बारे में एक तो यही पता हो कि ये आर्टिफिशियल कैनाल है, इट्स नॉट ए नेचुरल कैनाल। ठीक है, या इसको पनामा स्ट्रेट भी बोल देते हैं। स्ट्रेट क्या होता है? ए नैरो वाटर बॉडी या नैरो वाटर पैसेज कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, तो उसको स्ट्रेट बोल देते हैं। तो पनामा स्ट्रेट के इधर तो है यहां पे गल्फ ऑफ पनामा। पनामा को आप ऐसे याद रखते हो, पनामा स्ट्रेट अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। और प्रिसाइज करना है और स्पेसिफिक होना है तो इधर है करेबियन सी, यहां पे करेबियन सी है, ये वाला करेबियन सी है। तो करेबियन सी को यहां पे है गल्फ ऑफ पनामा, तो गल्फ ऑफ पनामा को कैरेबियन सी से जोड़ती है। पनामा कैनाल या तो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, ये ध्यान रखना, नहीं तो गल्फ ऑफ पनामा को ये कनेक्ट करती है कैरेबियन सी से। आर्टिफिशियल कैनाल है 82 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, यहां पे एक ऐसा नहीं है कि इधर से कोई भी शिप आएगा और क्रॉस करके उधर चला जाएगा। यहाँ पूरा एक मैकेनिज्म बना रखा है, हाइड्रो लिफ्टिंग होती है, मतलब हाइड्रोलिक लिफ्टिंग होती है। कोई भी शिप आता है, अंदर आता है, गेट बंद होते हैं, फिर पानी नीचे जाता है कैनाल में, उसको ऊपर उठाता है, फिर मूव करता है। तो इस तरह से एक सिस्टम चलता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना कि हाइड्रो लिफ्टिंग सिस्टम से यहाँ पे क्रॉस होता है। ऐसे नहीं है कि सीधा आया और चला गया, जैसे स्वेज कैनाल में होता है। स्वेज कैनाल में सीधा जाता है। स्वेज कैनाल भी हमने पढ़ा था, कहाँ पे? मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। ठीक है, वो भी आर्टिफिशियल कैनाल है। ठीक है, तो पनामा कैनाल याद रखना। देन उसके बाद ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है,
नेक्स्ट न्यूज है इंडिया क्यूबा साइन एमओयू ऑन शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन। तो एक तो सीधा सीधा यही न्यूज है कि डिजिटल सॉल्यूशन के लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ टाई अप किया है, तो क्यूबा के साथ टाई अप किया है। ये वही एरिया है जो हम पढ़ रहे थे अभी, ये है, यहाँ पे है पैनामा कैनाल जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ पनामा और ये कैरेबियन सी इसको कनेक्ट करती है, तो ये वही एरिया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको भी मैंने बताया था, ठीक है। तो इसके इधर एक आइलैंड कंट्री है क्यूबा, जिसको क्या बोला जाता है, ये तो बचपन से पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। क्यूबा को बोला जाता है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्यूबा के साथ टाई अप किया है, तो क्यूबा की लोकेशन पता हो हमें कि क्यूबा की लोकेशन कहां पे है, अटलांटिक ओशियन में है, ठीक है। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इसको। इधर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये कैरेबियन सी है, इनको जोड़ती हुई ये कैनाल है, इसको बोला जाता है युकटन कैनाल, YUCATAN। युकटन कैनाल is a connecting link between Gulf of Mexico and Caribbean Sea। कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में है युकटन कैनाल। यहां पे ये एक छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है पुर्तो रिको। पुर्तो रिको यूएसए का ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने 2 ऑटोनोमस रीजन कवर करवाए थे, बोगनविले और हांगकांग, ठीक है। तो पुर्तो रिको यूएसए का एक ऑटोनोमस रीजन है। तो एक तो पुर्तो रिको की लोकेशन याद रखना कहां है, अटलांटिक ओशियन में। ये सारी लोकेशन याद रखना, पुर्तो रिको, डोमिनिक रिपब्लिक, हैती, जमाइका, क्यूबा, बहामाज आइलैंड, ये सारे के सारे अटलांटिक ओशियन में है। ये पोजीशन याद रखना, बार बार हम इन पे आएंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्यूबा पढ़ रहे हैं और पुर्तो रिको, और यहां पे है एक प्लेस नेम एज मियामी। मियामी जो है वो यूएसए में है, ठीक है। और यहां अभी दिखेगा नहीं क्योंकि ये मैप फिक्स है, यहां एक आइलैंड है जिसका नाम है बरमूडा। ये मैंने जो बनाया है, बरमूडा आइलैंड बिलोंग टू यूके, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं बरमूडा आइलैंड, ठीक है। इन तीनों को मिला दो, दिस इज नोन एज बरमूडा ट्रायंगल। इस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता है। बरमूडा ट्रायंगल इसलिए फेमस है वर्ल्ड में कि बहुत बार मिस्टीरियस कंडीशन में यहाँ पे शिप और एरोप्लेन्स इस एरिया से गुजरने वाले गायब हो चुके हैं, मतलब उनका यही नहीं पता लगा कि वो गए कहाँ पे, ठीक है। तो हम मिस्टीरियस क्यों फेमस है उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, हमें सिर्फ इतना पता हो कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है। बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा आइलैंड्स, इधर मियामी यूएसए या यूएसए का साउथर्न कोस्ट लगा लो इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको साइड में, और इधर पुर्तो रिको, इन 3 एरिया के बीच में इस एरिया को बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। और बरमूडा आइलैंड्स किसके हैं, यूके के। कहां पे, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। तो इसको बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की लोकेशन याद रखना, इस पे पूछा जा चुका है बरमूडा ट्रायंगल पे।
नेक्स्ट है इजराइल हमास वॉर, कितनी बार पढ़ चुके हैं हम? 3 ग्रुप, ध्यान रखना, बहुत न्यूज में है। हमास, हिजबुल्लाह और ह्यूदी। हमास कहां के? गाजा स्ट्रिप, हिजबुल्लाह लेबनान और ह्यूदी यमन। ह्यूदी रेबल्स पे ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है 2018 या 19 में कि ये कहां का रेबल ग्रुप है। ये वो है जो रेड सी में अटैक करते हैं शिप पे, ठीक है, और ये वो है जिनका कॉन्फ्लिक्ट अभी किसके साथ चल रहा है? इजराइल के साथ चल रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अगर कोई चीज बहुत ज्यादा न्यूज में हो तो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इन्हीं जगहों पे मिलते हैं, क्योंकि यूपीएससी की आदत है वो ऐसा मिलता है कि हमास ग्रुप विल फाउंड ओनली इन द गाजा स्ट्रिप, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इधर उधर भी मिल जाएंगे, यहाँ इनका मेन ठिकाना है, बाकी तो वर्ल्ड में कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके मेन ठिकाने हैं कि इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। कंट्रीज से बिलोंग करने का मतलब है कि यहाँ से इनको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, इनका मतलब सप्लाई लाइन यहाँ पे है इन कंट्रीज में। है क्या ये? मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। तो सिंपल ही पूछ सकता है यूपीएससी, हमास, हिजबुल्लाह, ह्यूदीज वर इन न्यूज, दीज वर क्या है ये, ठीक है। तो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। तो फिर हमें लगता है हमने इतना पढ़ा, उन्होंने यही पूछ लिया कि हैं क्या। नेक्स्ट चलेंगे कनाडा। दिस इज कनाडा। कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्ट्री अनाउंस 2 ईयर कैप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परमिट्स पे उन्होंने कैप लगाया है, ठीक है। तो हमारे लिए इमिग्रेशन तो मेन न्यूज में नहीं है, हम देखेंगे कनाडा में कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी। पहली लोकेशन लिखो ब्यूफोर्ट सी, कहां पे है? नॉर्थ ऑफ कनाडा, कनाडा के नॉर्थ में है ब्यूफोर्ट सी। कनाडा के नॉर्थ में इट इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन। 2 चीज लिखना है इसके बारे में, कनाडा के नॉर्थ में और आर्कटिक ओशियन का पार्ट है ये। दूसरा यूपीएससी ने पूछा था विक्टोरिया आइलैंड्स, ये रहे विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड भी नॉर्थ में है और आर्कटिक ओशियन के अंदर है, तो 2 चीज इसमें भी ध्यान लिखना। विक्टोरिया आइलैंड नॉर्थ ऑफ कनाडा, बिलोंग्स टू कनाडा, और कहां पे है? आर्कटिक ओशियन में है। कनाडा की कैपिटल ओटावा, ये रही यहां पे। इसके नीचे है मॉन्ट्रियल, पढ़ा था हमने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा, और मॉन्ट्रियल में 2 हेडक्वार्टर पढ़े, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हडसन बे। अगेन लोकेशन के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि हडसन बे कनाडा के अंदर है। बैफिन आइलैंड वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट आइलैंड, हमने पढ़े थे, अगर आपको बाकी 4 याद हो तो। ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया, ब्रुनेई, मेडागास्कर और बैफिन। तो बैफिन आइलैंड यहां पे है, और पार्ट ऑफ कनाडा। अगेन आर्कटिक ओशियन में है। ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है। इसके साइड में एक कंट्री हो रहा है आइसलैंड, वो डेनमार्क का पार्ट नहीं है, वो कंट्री है आइसलैंड, ठीक है। यहां नीचे आ जाओ, लेब्राडोर सी लोकेशन। लेब्राडोर सी के बारे में लिखना, बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा। लेब्राडोर सी बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा। दूसरा पॉइंट लिखना,
टू द साउथ ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के साउथ में है। ऊपर बैफिन बे, बैफिन बे अगेन पोजीशन लिखना बिटवीन बैफिन आइलैंड एंड ग्रीनलैंड, बैफिन बे बिटवीन बैफिन आइलैंड एंड ग्रीनलैंड, और बैफिन आइलैंड के ब्रैकेट में लिख लेना कनाडा, मतलब कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है बैफिन बे। बैफिन बे, लेब्राडोर सी, हडसन बे, विक्टोरिया आइलैंड, सॉरी ब्यूफोर्ट सी, ऑल आर द पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन, ये सब आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। लिख लिया। इन दोनों को जो स्ट्रेट कनेक्ट करती है, एक वाटर बॉडी ये है बड़ी, एक वाटर बॉडी ये है बड़ी, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती हुई नैरो वाटर बॉडी को बोलते हैं स्ट्रेट। थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, यहां पे है डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट कनेक्टिंग बैफिन बे एंड लेब्राडोर सी, बैफिन बे। डन। एक हम डोवर स्ट्रेट भी पढ़ेंगे बाद में, याद रखना, डोवर स्ट्रेट। तो डोवर और डेविस स्ट्रेट को कंफ्यूज मत करना। डोवर स्ट्रेट कहां पे है बताएगा कोई? डोवर स्ट्रेट है इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में। लिख लो अभी, मैं बाद में बताऊंगा कहां है ये। डोवर स्ट्रेट है इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में। इंग्लिश चैनल एक वाटर बॉडी का नाम है, ठीक है, और नॉर्थ सी भी वाटर बॉडी है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट और लिख लें, हडसन स्ट्रेट बिटवीन लेब्राडोर सी एंड हडसन बे। करीबन 24 के करीब स्ट्रेट पढ़नी है हमें वर्ल्ड की, हम करंट अफेयर में ही पढ़ लेंगे सारे के सारे। हडसन स्ट्रेट, लेब्राडोर सी और हडसन बे के बीच में। जब इन करंट अफेयर को आप रिवाइज करो तो साथ में गूगल मैप खोल लेना। जब पढ़ो तो वहां पे जाके देखो लोकेशन कहां है, बड़ा करके उसको जूम करके गूगल अर्थ खोल लेना। गूगल अर्थ में लोकेशन ढूंढो, बड़ा करो, तब याद रहेगा, तो वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। ग्रेट लेक्स पढ़ी थी हमने, 5 ग्रेट लेक्स। ह्यूरियन, ओंटारियो, मिशिगन, इरिक और सुपीरियर। पढ़ी थी हमने, ये पढ़ी थी। मैंने जब आप लोगों को ये बताया था कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर लेक है, तब पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया? क्या तो हमें तो याद नहीं रहता क्या क्या पढ़ाते हो आप। ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, ये रही यहां पे। इनमें से ह्यूरियन, ओंटारियो, इरिक और सुपीरियर, ये 4 लेक वाटर बाउंड्री हैं बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच में वाटर बाउंड्री है 4, ह्यूरियन, इरिक, सुपीरियर और ओंटारियो। ये 4 लेक मतलब दोनों कंट्री में हैं, कनाडा में भी हैं और
यूएसए में भी हैं। मिशिगन ओनली इन अमेरिका, मिशिगन वो लेक है जो सिर्फ अमेरिका में है। थर्टी एट पैरेलल पढ़ा था हमने, क्या था? ठीक है, ऐसे ही 49th पैरेलल है। फोर्टी नाइन्थ पैरेलल इज बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा की बाउंड्री लाइन को बोलते हैं 49th पैरेलल। इसका दूसरा नाम है मेडिसन लाइन, MEDICINE, मेडिसिन लाइन। तो पूछ लिया जाए, मेडिसिन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, और उसका दूसरा नाम है 49th पैरेलल। और एरिया के हिसाब से वर्ल्ड की सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हैं ये। सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए। हालांकि थर्ड को लेके डाउट ही रहता है, चाइना और यूएसए के बीच में कभी वो हो जाती है कभी ये हो जाती है, ठीक है, लेकिन जनरली थर्ड आपको यूएसए मिलेगी। हाँ, 7th पे। प्राइम मिनिस्टर कौन है कनाडा के? काफी न्यूज में रहे हैं वो भी, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो दो तीन चीजों को लेके न्यूज में रहे। एक तो वो खालिस्तान मूवमेंट को लेके काफी न्यूज में रहे। खालिस्तान मूवमेंट पता है क्या है? खालिस्तान मूवमेंट मतलब पाकिस्तान का पंजाब एरिया और इंडिया का पंजाब एरिया को मिला के एक नई कंट्री की डिमांड है। तो जो खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो मैक्सिमम उनका बेस कनाडा में है, ठीक है। जो खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं मैक्सिमम वो कनाडा में मिलते हैं, ठीक है। और वहां की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, तो वो इंडिया उसके अगेंस्ट में है कि भाई आप लोग इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो अभी पीछे जब उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे तो उनको कोई रिसीव करने ही नहीं गया। वो पूरी इंडिया घूम गए, लास्ट ईयर की बात है आई थिंक, और मतलब उनको मतलब किसी दूसरे कंट्री के हेड को जैसा वेलकम मिलना चाहिए हमने किया ही नहीं, ठीक है। इट वाज अ वेरी टेपिड रिस्पॉन्स। टेपिड होता है मतलब कि ठंडा, किसी को आप मतलब भाव ही मत दो, ठीक है, कि आप ऐसा कर रहे हो तो हम आपको नहीं मान रहे कि आप कौन, ठीक है। तो वो बड़ी एम्बैरेसिंग मूवमेंट थी जस्टिन ट्रूडो के लिए, ठीक है। अभी इलेक्शन होना है वहां पे भी, और एक मतलब अब की बात प्रोबेबिलिटी है कि एक सिख पर्सन वहां का, अभी नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका, एक सिख पर्सन है, वो मेन रेस में है वहां के प्राइम मिनिस्टर बनने की। नेक्स्ट है तोरखम बॉर्डर। तोरखम बॉर्डर का याद रखना कि एक क्रॉसिंग पॉइंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर का क्या नाम है? ड्यूरेंट लाइन। अंग्रेजों ने ड्रॉ की थी 1893 में आफ्टर सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद, हमने पढ़ा भी था मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद जो उन्होंने ड्यूरेंट लाइन की थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बेसिकली, लेकिन अभी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, अभी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। इसका एक छोटा सा हिस्सा ये वाला इंडिया से भी मिलता है, पीओके से 76 किलोमीटर का अराउंड, ठीक है। और बाकी तो हम कई बार कवर कर चुके हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट है माली गोल्ड माइन कोलैप्स। तो माली में गोल्ड माइन कोलैप्स हुई है, तो हम सिर्फ लोकेशन देखेंगे कि माली कहां पे है, ठीक है। माली वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, प्राइम मेरिडियन हमने पढ़ा था, यहां से गुजरती है प्राइम मेरिडियन, याद है? हाँ, अल्जीरिया, माली, बर्किनो फासो, घाना एंड टोगो से होते हुए, रिवाइज करना, वहां लिखवाया हुआ मैंने।
अल्जीरिया, माली, बर्किनो फासो, घाना और टोगो से गुजरते हुए निकलती है, और इससे ऊपर यूरोप में जाती है 3 कंट्रीज से, यूके, फ्रांस और स्पेन। ठीक है, चलो उसको बाद में पढ़ लेंगे, पहले इतना याद रख लेना, इसको रिवाइज कर लेना इस कंसेप्ट को। स्पेन। नेक्स्ट न्यूज है, कंट्रोवर्शियल ऑनलाइन सेफ्टी बिल गेट अप्रूवल फ्रॉम श्रीलंकन पार्लियामेंट। तो श्रीलंका में हमने एक तो पोर्ट किया था, हम्बनटोटा पोर्ट। ठीक है, आइलैंड कंट्री है, यहां पे ये है पाक स्टेट। एक और स्टेट पढ़ रहे हैं, पाक स्टेट। अभी हमने डेविस स्टेट पढ़ा, उडसन स्टेट पढ़ा, ठीक है, पनामा स्टेट पढ़ा और डेविस स्टेट पढ़ा। तो ऐसे ही पाक स्टेट है। पाक स्टेट बे ऑफ बंगाल को इधर क्या है, अरेबियन सी से कनेक्ट करेगा, या ये बोल लो बे ऑफ बंगाल को इधर ये गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करेगा, या बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी से कनेक्ट करेगा। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, एक तो कोटे, जयवर्धनेपुरे कोटे ये यहाँ पे, और एक कोलंबो। लेजिस्लेटिव कैपिटल है जयवर्धनापुरे कोटे। ये वहां की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल का मतलब पार्लियामेंट वहां पे है, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल, और श्री जयवर्धनापुरे कोटे, ठीक है, पास पास ही है दोनों, वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ये जो श्रीलंका है वो कॉलोनी, हाँ, ब्रिटिश कॉलोनी थी श्रीलंका। जैसे इंडिया में सारी कॉलोनीज को मिला देते इसको मिला लेते। देन उसके बाद यहां पे गल्फ ऑफ मन्नार में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, गल्फ ऑफ मन्नार में। पहले सुन लो, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर मतलब जहां पे जो बायोलॉजिकल लाइफ है, फ्लोरा एंड फौना, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। एक ऐसा बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क सुना होगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इनसे बहुत बड़ा होता है। एक एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई कई नेशनल पार्क हो सकते हैं, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। हम एक एक पढ़ेंगे, एक एक के नाम भी याद करेंगे। तो अभी आप एक पढ़ लो, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। यहाँ पे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे हम इंडिया में, नंबर याद रख लेना अभी। फिर स्टेट वाइज एक एक देखेंगे कौन से स्टेट में कौन सा है, वैसे तो याद नहीं रहेंगे। देन उसके बाद एक आइलैंड न्यूज में है, यहां पे अराउंड
पाक स्टेट के अंदर कच्चा तीवू आइलैंड, अनहैबिटेड एरिया है, मतलब कोई रहता नहीं है। इट इज एन अनहैबिटेड एरिया, इनहैबिटेड नहीं, अनहैबिटेड मतलब कोई रहता नहीं है यहाँ पे। दिस आइलैंड इज ए डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ठीक है, अभी न्यूज में है। और हम्बनटोटा पोर्ट किसके पास है? चाइना के पास। नेक्स्ट है आईसीजे ऑर्डर इजराइल टू टेक मेजर टू प्रिवेंट एक्ट ऑफ जीनोसाइड इन गाजा स्ट्रिप। ये हमने पहले भी पढ़ी थी ये न्यूज। किसने कंप्लेन की थी गाजा स्ट्रिप में जीनोसाइड की? किसने, हमने पढ़ा था, कंप्लेन की थी किसी ने? साउथ अफ्रीका ने कंप्लेन की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तब हमने इस न्यूज को कवर किया था, ठीक है। तो इसमें हमने आईसीजे कवर कर चुके हैं। ये 6 में से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनओ का, ठीक है। जीनोसाइड होता है मास किलिंग, ठीक है। और इजराइल भी हम कवर कर चुके हैं। नीदरलैंड इसलिए दिखाया है, क्यों दिखाया गया होगा नीदरलैंड? हेडक्वार्टर है आईसीजे का, कहां पे? द हेग। अच्छा, नॉर्थ सी भी दिख गया आप लोगों को यहाँ पे। क्या बताया था नॉर्थ सी में? देखो नीचे, डोवर स्टेट, ये नॉर्थ सी है और ये इंग्लिश चैनल है यहाँ नीचे, ये डोवर स्टेट है, ठीक है। इंग्लिश चैनल इज बिटवीन यूके एंड फ्रांस के बीच की वाटर बॉडी है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल लिख लो, क्या है? इंग्लिश चैनल इज ए वाटर बॉडी बिटवीन यूके एंड फ्रांस के बीच में एक वाटर बॉडी है जिसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी ये दोनों अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट करते हुए स्टेट को बोलते हैं डोवर स्टेट। नीचे बेल्जियम है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। किसका हेडक्वार्टर पड़ा था? नेटो का हेडक्वार्टर। और नेटो की समिट कहां पे हुई है 75th ईयर में? यूएसए में। कहा? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं ना उसको। एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। 1602 क्या हुआ था 1602 में? एक कंपनी बनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बनी तो पहले थी, इंडिया आई थी। 1602 में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज या ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड बोलो, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। एम्स्टर्डम कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, पहले नाम होता था हॉलैंड, ठीक है। नीदरलैंड का मतलब है, नीदर मतलब बिलो, लैंड मतलब लैंड। तो यहाँ पे वाटर लेवल ऊपर है, इन लोगों को बाउंड्री लगा के सी के पानी को रोकना पड़ता है। सी लेवल से नीचे है ये कंट्री, ठीक है। तो एम्स्टर्डम में वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
प्लेस होता है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। किस चीज की? शेयर्स की। अलग अलग कंपनी के जो शेयर हैं उनको बाई और सेल किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, और इंडिया का तो हो ही गया बीएससी। बीएससी बना था 1875 में, जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को एस्टैब्लिश किया था जिस ईयर 1875, ठीक है। मैंने 2 इवेंट बता दिए 1875 में आपको। 1875 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। गाजा स्ट्रिप हम पढ़ चुके हैं, अब तो आप लोगों को वैसे ही याद हो जाना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ लिया, आईसीजे के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये आईसीजे 1945 में बना था यूएन चार्टर से, ठीक है। कहां पे? पीस पैलेस द हेग में है। अगर प्लेस का नाम लिखना चाहो तो पीस पैलेस नाम के एक प्लेस में है, द हेग। 15 जजेस होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक कंट्री से 2 से ज्यादा जज नहीं हो सकते, ठीक है। और 9 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है। डीप पूछ जाए वैसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है। 15 जजेस होते हैं, 9 साल का टेन्योर होता है, एक कंट्री से 2 नहीं हो सकते। और इंडिया से कौन है? हाँ, कौन कौन बोल रहा है? मुझे समझ नहीं आया। हाँ, दलबीर भंडारी, दलबीर भंडारी लिखवाया था मैंने ये, ठीक है, इंडिया से जो जज है। टाइम हो गया वैसे, और पढ़े? हाँ, ज्यादा हो गया। अरे अगला न्यूज तो इजी है, पढ़ रखा है आप लोगों ने। टर्की वोट टू सपोर्ट स्वीडन नेटो मेंबरशिप। तो नेटो का मेंबर बन गया है कौन सा? स्वीडन। कौन सा मेंबर? 32nd मेंबर बन गया है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था।